भारत के आम लोगों का रोबोट से पहली बार परिचय 1980 के दशक में हुआ था, जब दूरदर्शन पर एक सीरियल शुरू हुआ था जिसका नाम था जायंट रोबोट। ये जापान की एक मशहूर टीवी सीरीज थी जिसे हिंदी में डब करके दूरदर्शन पर दिखाया जाता था। हालांकि भारत ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी को कभी उस तरह से नहीं अपनाया जिस तरह से जापान में इसका विस्तार हुआ है। आज जापान पूरी दुनिया की रोबोट कैपिटल बन चुका है और ये इंडस्ट्री वर्ष 2035 तक 5,32,000 करोड़ रुपए की होगी। जब जापान के लोग बूढ़े हो रहे हैं और वहां अकेलापन इतना बढ़ता जा रहा है, तब ये रोबोट्स कैसे जापान की अर्थव्यवस्था का इंजन बन गए हैं, आज आपको इस पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट टोक्यो से दिखाते हैं। आज हम आपको गाकू तेनसोकू से मिलवाते हैं, जिसका जापान के लोगों से पहला परिचय वर्ष 1928 में हुआ। उस समय ये जापान का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट था, यानी कि एक ऐसा रोबोट जो इंसानों की तरह ही दिखता था। लगभग 3 मीटर ऊंचे और बड़ी बड़ी आंखों वाले इस रोबोट ने जापान के लोगों को न सिर्फ प्रभावित किया, बल्कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स के प्रति उनकी उत्सुकता को भी बढ़ाया। और आज 94 वर्षों के बाद जापान रोबोटिक्स इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बन चुका है। जापान की राजधानी टोक्यो को आज रोबोट कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ आपको रोबोट पुलिस मिल जाएगी, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में रोबोट वेटर्स काम करते हुए दिख जाएंगे, और यहाँ तक कि शहर में अब ऐसे रोबोट्स दिखना भी सामान्य है जो आपको थेरेपी दे सकते हैं। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जापान में रोबोटिक्स की यही कहानी है। ये वो देश है जो एक एजिंग पॉपुलेशन से संघर्ष कर रहा है। यहाँ औसतन उम्र लोगों की करीब 49 साल है, तो इनको एक यंगर वर्कफोर्स की ज़रूरत है। पर नए लोगों को रातों रात खड़ा नहीं किया जा सकता, एक नई जनरेशन को। तो जापान ने रोबोट्स बनाए, और इस वक्त करीब 3 लाख रोबोट्स जापान में काम करते हैं, यानी कि 3 लाख नौकरियां रोबोट्स के पास हैं, और ये दुनिया की रोबोटिक वर्कफोर्स का 23% हिस्सा है। इंसानों और रोबोट्स के बीच इस तरह की केमिस्ट्री शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। राजधानी टोक्यो में आपको हर जगह इस तरह के रोबोट्स आसानी से दिख जाएंगे। जैसे आप इस रोबोट को देखिए, इसका नाम है असीमो। इस रोबोट को जापान की होंडा कंपनी ने आज से 22 वर्ष पहले बनाया था, लेकिन ये आज भी उतनी ही कुशलता से काम कर रहा है। इंसानों की तरह लोगों से हाथ मिला सकता है, और ये फुटबॉल खेलने में भी माहिर है। जापान में ऐसे रोबोट्स को सिर्फ एक मशीन के तौर पे नहीं देखा जाता, बल्कि इन्हें जापान का असली ब्रांड एम्बेसडर माना जाता है। उदाहरण के लिए असीमो नाम के इस रोबोट का रुतबा जापान में एक सेलिब्रिटी के जैसा है। वर्ष 2014 में ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ फुटबॉल खेल चुका है। इसके अलावा ये जर्मनी की पूर्व चांसलर एंगेला मर्केल के चेहरे पर भी मुस्कान ला चुका है। असल में जापान के लोग पश्चिमी देशों की तरह रोबोट्स के इस्तेमाल से डरते नहीं। यहाँ रोबोट्स को लेकर टर्मिनेटर जैसी कोई डरावनी कहानी या धारणा लोगों के बीच मौजूद नहीं है, बल्कि जापान में रोबोट्स सा माना जाता है, और यहाँ के लोगों के लिए ये राष्ट्रीय जुनून की तरह है। Behind me is proof of that obsession. This is Gundam the robot. He first appeared in a television series in 1979. He's more than 20 meters tall, and right now he's in unicorn mode, which means that this is the friendly version of him. Now, any pop enthusiast in Japan will tell you that robots are a part of their culture. Astro Boy, Gundam, they're all part of daily life, and experts believe that this has to do with religion as well. The biggest religion in Japan is Shintoism, and they believe that everything has a life. Mountains, rocks, rivers, perhaps even robots. गुंदाम नाम के इस रोबोट की जापान में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इसे अब तक जापान की 50 टेलीविजन सीरीज, मूवीज, जापानीज कॉमिक्स और वीडियो गेम्स में देखा जा चुका है। इसके अलावा जापान में बिकने वाली प्लास्टिक की 90% मूर्तियां गुंदाम की ही होती हैं। इसी तरह एस्ट्रो बॉय नाम का ये रोबोट भी जापान में काफी लोकप्रिय है। ये इंसानों की भावनाओं को समझने वाला एक युवा रोबोट है, जिसके बारे में जापान के लोग कई वर्षों से पढ़ रहे हैं। यानी जापान के लोग इन रोबोट्स में अपने नायकों को देखते हैं, और इसलिए इन रोबोट्स के साथ उनका बातचीत करना
कोई साधारण बात नहीं है। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और तब ये रोबोट्स इस चुनौती का जवाब बनकर सामने आए थे। क्योंकि ये अपने काम में काफी कुशल हैं, ये बिना रुके काम कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन रोबोट्स के संक्रमित होने का भी खतरा नहीं है। वर्ष 2010 में जापान की रोबोटिक्स इंडस्ट्री 53,200 करोड़ रुपए की थी, जो वर्ष 2035 तक 5,32,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। जापान के बाहर आज भी दूसरे देशों में ह्यूमनॉइड रोबोट्स के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई जाती है। इन देशों में इंडस्ट्रियल रोबोट्स का तो इस्तेमाल होता है, लेकिन ह्यूमनॉइड रोबोट्स का नहीं होता, और इसके लिए अमेरिका के मशहूर एक्टर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और बड़ी टेक कंपनियां जिम्मेदार मानी जाती हैं। सच तो ये है कि जापान को छोड़कर दुनिया के बाकी देशों में आज भी रोबोट्स को सामान्य रूप से अपनाया नहीं गया है, लेकिन जापान में इसका भविष्य काफी सुरक्षित नजर आता है, और यही बात जापान को सबसे अलग बनाती है। पलकी शर्मा उपाध्याय, जी न्यूज, टोक्यो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.